आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका सिविल्स IAS एकेडमी में। अभी तक हम लोगों ने पॉलिटी की क्लास में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जाना, संवैधानिक पृष्ठभूमि के इतिहास को हम लोगों ने पढ़ा, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित होती है, कौन कौन सी प्रमुख समितियां थीं, उनके अध्यक्ष कौन थे, उन समितियों का कार्य क्या था, सारी चीज़ों हम लोगों ने पढ़ी। अब आज हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रेम्बल जानेंगे और देखेंगे कि प्रेम्बल से कैसे प्रश्न बनते हैं, प्रस्तावना से कैसे प्रश्न बनते हैं। और आज हम एक छोटी सी क्लास के माध्यम से पूरी प्रस्तावना को हम समझाने का प्रयास करेंगे कि प्रस्तावना से प्रश्न बनते कैसे हैं या क्या संभावनाएं, कैसे प्रश्न बन सकते हैं, ये जानेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि इससे बाहर प्रीलिम्स में एक भी प्रश्न नहीं बनेंगे। आज हमने पूरी तैयारी के साथ इस क्लास को तैयार करवाया है कि एक भी प्रश्न, जितने भी प्रश्न हो एक दिवसीय एग्जाम के, वो इससे बाहर न जा पाए। और कुछ प्रश्न भी हम इसमें ऐड कर दिए हैं, जिसका पूरे टॉपिक्स खत्म हो जाने के बाद आप लोग इसको कमेंट्स में इसके उत्तर दीजिएगा और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक्स आप करिए। चलिए आइए देखते हैं, शुरू करते हैं प्रस्तावना। कल की क्लास है, अब आप लोगों की क्लास रेगुलर होगी, हमारी क्लास में रेगुलर क्लासें अब चलेंगी। आप देखेंगे चैनल के माध्यम से कल वर्ल्ड ज्योग्राफी चलेगी, जिसमें चौथी क्लास होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी की, जहां पे आप नॉर्थ अमेरिका के बारे में देखेंगे, उत्तरी अमेरिका के बारे में कल की क्लास होगी आपकी। ठीक है, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रेम्बल है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। रटने की जरूरत नहीं, हमारे क्लास में रटने की जरूरत नहीं, रटने से हटके हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, समझेंगे, फिर प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए प्रश्न ऐसे नहीं कि बहुत टफ होते हैं, समझ में अगर आ जाए चीजें तो बहुत आसानी से कर जाते हैं हम। जैसे अभी आरओ की परीक्षा हुई है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, तो आपने देखा प्रस्तावना से एक प्रश्न था जहां पे प्रस्तावना में शब्दों के क्रम को चूज करना था कि कैसे शब्दों का क्रम है। तो रटने की जरूरत नहीं। आज हम देखेंगे कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना कहां से ली गई है, प्रस्तावना की जरूरत क्यों थी संविधान में, प्रस्तावना किसने पेश की, कब पेश की, कब स्वीकार किया गया, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, नहीं है, कितनी केसें हैं इस पे, इससे संबंधित कितनी प्रकार की केसें हैं, क्या संविधान में संशोधन, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो अब तक कितनी बार किया गया। इन सब चीजों को हम जानेंगे। प्रस्तावना के एक एक शब्दों को लेकर हम व्याख्या करेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व क्या है, गणराज्य क्या होता है, समाजवाद क्या है, समाजवाद किससे प्रेरित होकर कैसा समाजवाद है। तो सारी चीजों को यहां पे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न जो मैंने कहा, प्रस्तावना क्या है। मैंने बताया कि प्रस्तावना क्या है, आपसे कहा कि संविधान की प्रस्तावना पूरे संविधान का सार प्रस्तुत करती है और यह किसी पुस्तक की प्रस्तावना की तरह है। देखिए कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना पूरे संविधान का सार प्रस्तुत करती है और यह किसी पुस्तक की प्रस्तावना की तरह है। अर्थात किसी भी संविधान का दर्शन, हमारे संविधान का दर्शन जो है वो हमें हमारे संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलता है। समझिए कि प्रस्तावना हमारे संविधान का एक दर्शन है, जहां पे हम देखते हैं कि हमारा संविधान कैसा है। ये दर्शन की बात करता है जो अन्य पुस्तकों में भी आपको देखने को मिलता है। उसी भांति हमारे देश के संविधान की ये प्रस्तावना है। आइए देखते हैं, यह उन उद्देश्यों की व्याख्या है। इसमें कुछ उद्देश्य हैं, वो उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य क्या है अभी हम जानेंगे। उद्देश्यों की व्याख्या करता है जिनके साथ संविधान क्या किया गया है, लिखा गया है, और इसलिए संविधान के लिए एक दिशा निर्देश प्रदान करता है। ये क्या करता है, संविधान को एक दिशा निर्देश क्या करता है, प्रदान करता है। प्रस्तावना क्या करती है, संविधान को दिशा निर्देश प्रदान करती है। जैसे आप देखेंगे भाग 4 नीति निर्देशक तत्व राज्यों को क्या करता है, राज्यों को क्या करता है, एक दिशा निर्देश देता है कि जब भी राज्य कानून बनाएगा तो वो इन बातों को ध्यान में रख के बनाएगा। अर्थात ऐसे ही
प्रस्तावना के जो भी विषय हैं उन विषयों को ध्यान में रख के विधानमंडल क्या करेगा या विधायिका क्या करेगी, कानून बनाएगी। आइए देखते हैं। पंडित नेहरू द्वारा सर्वप्रथम इसको क्या किया गया, प्रस्तावित किया गया। सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब, 13 दिसंबर, यह आप लोग ऐड कर लीजिए, 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया, प्रस्तुत की गई। कब प्रस्तुत की गई, 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा द्वारा पारित उद्देश्य प्रस्ताव, इसी को कभी काल भ्रम में डालने को दे देता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया, तो इसको उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं। देख लीजिए, उद्देश्य प्रस्ताव अंततः भारत के संविधान की क्या बनता है, प्रस्तावना बनता है। कब, जनवरी 1947 को यह क्या बन जाता है, भारत के संविधान की प्रस्तावना बन जाता है। और यह स्वीकार कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। आइए अब देखते हैं कि प्रस्तावना के उद्देश्य क्या हैं। मैंने कहा अभी आपने यहां पढ़ा कि यह उद्देश्यों की एक व्याख्या है। यह उद्देश्यों की क्या करता है, हमारे संविधान के उद्देश्यों की व्याख्या है। किन किन उद्देश्यों की, कैसे उद्देश्यों की व्याख्या करता है, तो आप देखेंगे। पहला, भारतीय राज्य क्या होगा, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में क्या करेगा, यह के रूप में भारत के सभी नागरिकों के लिए प्रावधान करता है। कैसे, राज्य का संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य की। अब देखते हैं हम प्रस्तावना को कि प्रस्तावना में न्याय, अभी आपको दिखा देते हैं। कह रहा है कि प्रस्तावना में सब कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, 3। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5। विचार, अभिव्यक्ति की, विश्वास की और क्या होगा, धर्म की। ठीक है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की। हमारे संविधान में प्रस्तावना में बात की गई विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, पूजा। पूजा उपासना भी, कहीं आपको ये उपासना भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, उपासना। ठीक है, याद रखिएगा। कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, किसकी, उपासना या पूजा की। समानता कितने प्रकार की है, स्थिति एवं अवसर की, प्रतिष्ठा एवं अवसर की। यहाँ पे देख लीजिए, बंधुत्व कितने प्रकार का है, व्यक्ति की गरिमा और एकता और अखंडता। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रिम्बल में कितने प्रकार की जस्टिस मैंने बात की, यहां से देखिए हम बात करते हैं, देख लेते हैं कितने प्रकार की जस्टिस की बात की गई है। कितने प्रकार की, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। मिल गया आपको, मैंने बताया कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। अब यहां पे देखिए, लिबर्टी, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, यही तो बात कर रहे थे। इक्वलिटी, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। इक्वलिटी किसकी है, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। ठीक है, और बंधुत्व कितने की है, देखिए डिग्निटी है और इंटीग्रिटी है, मतलब 2 यूनिटी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। और कब स्वीकार किया गया, देखिए दिया है 26 डे ऑफ नवंबर, कितना दिया है, 1949, यानी 26 नवंबर 1949, जिसको हम किसके रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये प्रश्न बन सकता है आपका कि संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है किसको, 26 नवंबर 1949 से 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए आइए देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं कुछ प्रमुख। अब जो प्रश्न मन में उठता है वो ये है कि संविधान की प्रस्तावना का भाग है कि नहीं, क्या प्रस्तावना होना चाहिए कि क्या प्रस्तावना संविधान का, ये बाद में होगा, थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की जरूरत है। देखिए ये गलत हो गया है, होना चाहिए कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं। यह कब बताया गया कि संविधान का भाग है या कि नहीं, मैंने कहा कैसे पता किया जाएगा, तो जो सबसे पहले केस हुई इसमें वह हुई थी बेरुबारी केस 1965 में। यह बताया गया कि नहीं, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग
नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में अपने पहले फैसले बेरुबारी केस को खारिज कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसकी मूल सीमाओं के भीतर संसद की संशोधन शक्ति के अधीन है। अब हम आपसे पूछते हैं कि संशोधन किस अनुच्छेद के माध्यम से किया जाता है, यहीं पे बता देते हैं। अनुच्छेद 368 के माध्यम से संविधान संशोधन किया जाता है, जो कहां से लिया गया है, इसके स्रोत कहां से हैं? प्रश्न बनता है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं कहां तक संशोधन किया जा सकता है। कहां तक संशोधन किया जा सकता है? मूल सीमाओं के भीतर, उसकी मूल सीमाओं को, जिससे उसके बेसिक स्ट्रक्चर को किसी प्रकार का नुकसान न हो, उस सीमा तक हम क्या कर सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं। संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास। ठीक है, तो फिर से याद रखिए, इस पे दो प्रमुख केसें हुई। पहली केस बेरुबारी बनाम भारत सरकार हुई, जिसमें आप देखेंगे कि 1965 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर इधर 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में उन्होंने यह फैसला मील का पत्थर साबित होता है और इसमें यह कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें इसकी मूल सीमाओं के भीतर संसद संशोधन की शक्ति के अधीन है, संशोधन कर सकती है। अभी मैंने कहा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बुनियादी ढांचा क्या है, उसके मूल। आइए देखते हैं बुनियादी संरचना सिद्धांत क्या है। यह संविधान की सच्ची भावना की व्याख्या करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्या है, मार्गदर्शिका है। यानी क्या है यह बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत, ये आया कि यह सच्ची भावना है। क्या है? सच्ची भावना है, जो व्याख्या करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्या है, मार्गदर्शिका है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आगे नेक्स्ट देखते हैं, इस पे एक और प्रमुख केस है LIC। क्या है? LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में प्रस्तावना को बरकरार रखा और कहा कि यह संविधान का अभिन्न अंग है। फिर LIC ऑफ इंडिया केस हुआ 1995 में, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि प्रस्तावना को क्या है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। क्या है? अभिन्न अंग है। समझ गए सब कितनी प्रमुख? 3 केस। और इसी से केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के माध्यम से ही क्या आया, बुनियादी संरचना का सिद्धांत। समझ गए? इसी से आया बुनियादी संरचना का सिद्धांत कि यह संविधान की क्या है, सच्ची भावना की व्याख्या करने के लिए क्या है, एक मार्गदर्शिका है। आप समझ गए होंगे 3 प्रमुख केसें हैं। पहली बेरुबारी, जिसमें यह कहा जाता है कि संविधान का भाग नहीं है, जब संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 1973 में अपने फैसले को खारिज कर दिया, उस फैसले को, और कहा कि नहीं, जो प्रस्तावना है वो संविधान का मूल हिस्सा है और इसकी मूल सीमाओं के अंदर संसद की संशोधन की शक्ति के अधीन है। ठीक है, इस बात को समझ गए? चलिए आइए देखते हैं, यहीं से बुनियादी संरचना का सिद्धांत आया था। नेक्स्ट देखते हैं और एक प्रमुख केस जो थी, आपको बताया था हमने, LIC ऑफ इंडिया बनाम इंडिया केस आया 1995 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को पूर्ववत बनाए रखा और कहा कि नहीं, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और एक अभिन्न अंग है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रश्न आता है, क्या संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? प्रश्न आए, क्या किया जा सकता है? आप लोग बताइए, किया जा सकता है कि नहीं? कब किया जा सकता था, कब नहीं किया जा सकता था? क्या 1965 तक संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता था? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि बेरुबारी में उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया कि यह संविधान का भाग ही नहीं है। तो जब संविधान का भाग ही नहीं होगा तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता था। परंतु 1973 के बाद जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत जब आया, प्रिंसिपल्स आया 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद, तो जी हाँ, संविधान में
प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368। कहां से लिया गया है अनुच्छेद 368? कहां से व्याख्यात है? स्रोत क्या है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आइए देखते हैं, मैंने बता दिया आपको, वही बात है, फिर से देख लेते हैं। केशवानंद भारती मामले में माना गया कि संविधान की मूल संरचना के अधीन प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, परंतु किया तो जा सकता है, परंतु उसके बेसिक स्ट्रक्चर में, उसकी मूल भावना में किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, अल्पीकरण ना हो, न्यूनीकरण की बात ना हो। समझ गए आप लोग? आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संशोधन को इसकी बुनियादी विशेषताओं को नष्ट नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा, संशोधन उसी सीमा तक मान्य होगा कि उसकी जो बुनियादी स्ट्रक्चर जो मैंने बताया कि जो 1973 के बाद आया कॉन्सेप्ट, उसको किसी प्रकार का नुकसान न करे, उसको अल्पीकरण की बात न करे। नेक्स्ट, वास्तव में प्रस्तावना को कितनी बार संशोधन किया गया है? अब तक एक बार। कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया, जिसके माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जुड़े? 3 शब्द। कौन कौन से वो शब्द हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये कितने 3 शब्द जुड़े? पहली बार संविधान संशोधन होता है, कब होता है? 42वां संविधान संशोधन 1976। किसके माध्यम से हुआ? अगर पूछ दे कि पहला संविधान संशोधन किसके माध्यम से किया गया, तो आप बताएंगे कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के माध्यम से पहली बार जो संशोधन हुआ वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया, और 3 शब्द जोड़े गए। वो 3 शब्द कौन थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समझ गया? अब एक चीज और आपको बता देते हैं कि प्रश्न बनता है कि 42वां संविधान संशोधन जो होता है इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? लघु संविधान भी कहते हैं। किसको? 42वें संविधान संशोधन को। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए अब देखते हैं कि इसमें कुछ जो उल्लिखित शब्द हैं उनकी व्याख्या करते हैं। इन शब्दों का क्या महत्व था? इन शब्दों को मैंने पहली बार जब क्लास शुरू की है अभी, तभी मैंने आपको बता दिया कि संविधान का दर्शन, प्रस्तावना संविधान का दर्शन। आइए देखते हैं उनमें जो शब्द हैं उन शब्दों के व्यापकता को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है, ये प्रश्न बना दिए जाते हैं, तो देखते हैं। पहला शब्द है संप्रभु। क्या होता है संप्रभुत्व? जैसे आप पढ़ेंगे संप्रभुत्व क्या है, इस शब्द का अर्थ होता है, संप्रभु शब्द का अर्थ होता है कि भारत की अपनी स्वतंत्र सत्ता होगी। क्या होगी? स्वतंत्र सत्ता होगी, और यह किसी अन्य बाहरी शक्ति का प्रभुत्व नहीं होगा। यानी जो भी निर्णय होगा उसमें क्या होगा? भारतीयों का, केवल वो भारतीय सत्ता में जो होंगे वही होंगे। किसी भी बाहरी सत्ता का, बाहरी राज्य का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। हम क्या हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम कैसे हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की कल्पना करते हैं। जैसे हमारे संविधान में, संविधान की प्रस्तावना में आप देखते हैं कहा गया है कि क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यानी हम कैसे राज्य की कल्पना करते हैं? नेहरू जी ने घोषित किया कि हमें ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जो क्या हो? क्या हो? उसकी स्वतंत्र सत्ता कैसी हो? स्वतंत्र हो, और हमारी सत्ता में किसी भी प्रकार के, हमारे निर्णय में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप न हो, बाहरी शक्तियों का किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो, यह संप्रभु बताता है। और देश में विधायिका के पास कानून बनाने की क्या हो? शक्ति है, जो कुछ सीमाओं के क्या हो? अधीन है। यानी डिक्टेटर नहीं होना है, तानाशाही की बात नहीं की गई। विधायिका कानून बना सकती है, लेकिन वो कुछ सीमाओं तक ही परिवर्तन कर सकती है। समझ गया? आइए नेक्स्ट शब्द देखते हैं, समाजवादी। कब जुड़ा? कब जुड़ा? क्या हमारे ये मूल संविधान में था? क्या ये मूल संविधान के प्रस्तावना में था? प्रश्न बन जाता है, नहीं, हमारे मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। ये कब जुड़ा? 1976 में जुड़ा। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जुड़ा। समाजवादी क्या है? समाजवादी शब्द क्या है? इस शब्द का अर्थ है लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति करना। यह क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। समाजवादी मतलब क्या है? इस शब्द का अर्थ है कि लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति करना।
यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है। यहाँ निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। और इसे भी कब जोड़ा गया, मैंने आपको बता ही दिया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। आइए देखते हैं लोकतंत्रात्मक और गणराज्य जो शेष शब्द हैं, आइए देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष शब्द की व्यापकता क्या है? हमारे राज्य की का कोई भी धर्म नहीं होगा। आपसे प्रश्न बन जाए कि भारत राज्य का धर्म है, तो क्या है? कोई भी धर्म नहीं। हम क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। हम क्या है? तटस्थ हैं। हमारा राज्य क्या है? तटस्थ है। यानी इस शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों की राज्य से सम्मान, सुरक्षा और समर्थन मिलेगा। यानी सभी जितने भी धर्म होंगे उन सभी धर्मों के प्रति क्या होगा? सम्मान मिलेगा, सुरक्षा और समर्थन मिलेगा। और यह भी कब जुड़ा? आप जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब लोकतंत्र का क्या शब्द है? लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र यानी एक ऐसा तंत्र होगा जिसमें कौन प्रभावी होगा? लोक मतलब लोग। जैसे हम देखते हैं कि प्रस्तावना में जो दर्शन है संविधान का, तो संविधान की शक्ति है किसमें? संविधान की शक्ति किसमें निहित है? तो हम देखते हैं कि हम भारत के लोग, जैसे ही आप पढ़ेंगे वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी संविधान की सारी शक्ति किसमें निहित है? लोग। किसमें है? लोगों में, यहाँ के लोक में। समझ गए? तो यानी लोकतंत्र क्या? एक ऐसा तंत्र होगा जिसमें कौन प्रभावी होगा? लोग प्रभावी होंगे। इस शब्द का तात्पर्य है कि भारत के संविधान का एक स्थापित स्वरूप है जो चुनाव में व्यक्त लोगों की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करता है। यानी कि लोगों के द्वारा यहाँ पे क्या होगी? सत्ता चुनी जाएगी, न कि क्या है? नागरिकों की इच्छा पे ही क्या है? वो अपने अधिकार प्राप्त करेंगे जो सत्ताधीश होंगे, जो सत्ता के अधीन होंगे। समझ गए बात? लोकतंत्र मतलब कि एक ऐसा तंत्र की स्थापना होगी। देखिए ये संविधान सभा का भी एक तरीके से दर्शन है, उनकी सोच का दर्शन है। संविधान सभा के सोच का भी दर्शन है। उन्होंने कहा वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यानी पूरी शक्ति किसमें है? लोग में है। डेमोक्रेटिक, एक ऐसा तंत्र की स्थापना होगी जिसमें प्रधान कौन होगा? लोग, यानी लोग, भारतीय लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गणतंत्र। गणतंत्र कैसा होगा? यानी यह शब्द इंगित करता है कि राज्य का प्रमुख लोगों के द्वारा चुना जाता है, लेकिन कैसा? अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, यानी वंशानुगणित नहीं होगा। यहाँ पे जो होगा राष्ट्रपति, जो गण का प्रमुख होगा वो कैसा होगा? वंशानुगणित होगा? नहीं, बल्कि क्या होगा? लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर दिया जाता है? चुना जाता है। और भारत में भारत का राष्ट्रपति राज्य का निर्वाचित प्रमुख होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब न्याय, हमने बताया कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के। कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? 3। कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। मैंने बताया ना, जस्टिस आपको पढ़ाया कि कितने प्रकार की जस्टिस की बात की गई है? कितने प्रकार की? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सामाजिक जस्टिस कैसा है? क्या है? सामाजिक न्याय का अर्थ है कि संविधान जाति, पंथ, लिंग, धर्म आदि किसी भी आधार पर भेदभाव रहित समाज का निर्माण करना चाहता है। सुनिए, इसमें जो जस्टिस की बात की गई, न्याय की बात की गई, कैसे न्याय की बात की गई है? सामाजिक न्याय की बात की गई। और क्या है सामाजिक न्याय का अर्थ? क्या है कि हमारा संविधान, भारतीय संविधान जाति, पंथ, लिंग, धर्म आदि किसी आधार पर भेदभाव रहित समाज का निर्माण करेगी। कैसा करेगी निर्माण? भेदभाव रहित समाज का निर्माण करेगी। और आर्थिक न्याय का अर्थ क्या है कि लोगों के साथ उनकी संपत्ति, आय और आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति को समान पद के लिए समान वेतन मिलना चाहिए और सभी लोगों को जीवन यापन के लिए कमाने के अवसर मिलने चाहिए। ये किसकी बात करता है? आर्थिक न्याय की बात करता है। और राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या है कि हम सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक अवसरों में भाग लेने का समान, स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकार है।
हर व्यक्ति को, भारतीय नागरिक को यह अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, बिना किसी भेदभाव के जितने भी राजनीतिक अवसरों हैं उनमें वो समान, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से उसका अधिकार है कि वो उसमें पार्टिसिपेट, भाग कर सकता है। समझ गए आप तीनों अर्थों को? ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक। आइए हम देखते हैं, स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं सारे शब्दों को। आइए यहां से हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये माइंड मैप है, इसको अगर हम लोग रख लें तो बातें समझ में आ जाती है। देखिए, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व कहां से लिया गया? फ्रांस से। कहां से लिया गया है? फ्रांसीसी क्रांति से 3 शब्द लिए गए थे, वो 3 प्रमुख शब्द थे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ठीक है, यह फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए थे 3 शब्द। प्रिम्बल के संशोधन किया जा सकता है, जी हाँ, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368 के तहत। क्या सामान्य बहुमत से किया जा सकता है? क्या संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन समान बहुमत से किया जाता है? जी नहीं, विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। यदि प्रस्तावना में संशोधन करना है तो सामान्य बहुमत से नहीं बल्कि विशेष बहुमत के द्वारा ही हम प्रस्तावना में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के माध्यम से? अनुच्छेद 368 के माध्यम से। और प्रस्तावना की शक्ति स्वरूप है तो संविधान की शक्ति किसमें निहित है? हम भारत के लोग, यानी किसमें है? लोगों में है, भारतीय लोगों में है। प्रकृति कैसी है इसकी? मैंने बताया, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य की बात मैंने कर दी है। भाषा कहां से लिया गया प्रस्तावना की? भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना लिया कहां से गया है? अमेरिका से। किसके संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। अब प्रस्तावना क्या होता है? मैंने बताया, किसी भी पुस्तक का जैसे दर्शन होती है वैसे ही हमारे संविधान का दर्शन है हमारी प्रस्तावना। और समाजवाद, जो समाजवाद शब्द जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, वह किससे प्रभावित है? कैसा समाजवाद है? वो गांधी और नेहरू की विचारधारा से प्रभावित समाजवाद की बात की गई है। याद रखिएगा, प्रश्न बन जाता है कि किसकी विचारधारा का समाजवाद की बात है, तो गांधी और नेहरू की विचारधारा के समाजवाद की बात की गई हमारे संविधान में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं कितने प्रकार के न्याय की जो बातें की गई हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यह कहां से लिया गया है? रूस से। किस रूस से? सोवियत संघ से, यूएसएसआर से लिया गया है। ठीक है, कहां से लिया गया है? यूएसएसआर से, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए, आपको यह बात समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या और कुछ प्रमुख हैं। देखिए, आइए देखते हैं हम लोग। अब देखिए कि प्रस्तावना के जो उद्देश्य हैं वो कहां कहां पे संविधान में दिखाई देते हैं। प्रश्न बन जाएगा कि क्या प्रस्तावना में जिस प्रकार के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय की बात की गई है, क्या उसके पर कहीं वो बातें हुई हैं, ऐसे स्वरूप की बातें हुई हैं? तो जी हाँ, आप देखेंगे कि जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात हुई है वो कहां पे है? भाग 4, संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में बात हुई है। किसमें? आर्टिकल 38 में, यानी 38 में। कहां पे? 38 में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देखने को मिलता है। और आप कहां देखते हैं? स्वतंत्रता कहां देखने को मिलती है? जिन स्वतंत्रताओं की बात हुई है, आर्टिकल 19 संविधान के भाग 3 में। कहां पे मिलती है? संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार में देखने को मिलती है। सब कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई। अब यह देखते हैं इसका विधिक स्वरूप कैसा है। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप कैसा है? क्या यह न्यायोचित है? क्या इसके लिए न्यायालय से परिवर्तनीय है? जी नहीं, इसका विधिक स्वरूप अपरिवर्तनीय है, इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते। फिर से सुन लीजिए, क्या यह परिवर्तनीय है न्यायालय द्वारा? जी नहीं, यह न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते। समझ गए? आइए, ये है कुछ चीजें हैं, देख लेते हैं कि तथ्य फैक्ट्स हैं कि अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 394 में कहा गया है कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9
60, 324, 367, 389 और 394 26 नवंबर 1949 के संविधान को अपनाने के बाद से लागू हुए हैं और बाकी प्रावधान कब से हुए हैं? 26 जनवरी 1950 के बाद। ठीक है, और जो सबसे बड़ी बात है जो मैंने आपको बता दिया था वो देखिए यहाँ पे बात की गई है कि हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व कहां से लिया गया है? फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। मैंने आपसे बता दिया, यह फ्रांसीसियों का आदर्श वाक्य था। इसी के लिए फ्रांस में क्रांति हुई थी लुई 16वें के समय, और यह मांग थी वहां के देश के नागरिकों की कि हमें क्या मिले? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व मिले। और वहीं से प्रभावित होकर यह हमारे प्रस्तावना का अंग बना, यह प्रस्तावना के शब्द बने। यह याद रखिएगा, पूछ देगा कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति से प्रेरित है? तो याद रखिएगा कि कुछ कथन, महत्वपूर्ण कथन है जो कहे गए हैं प्रस्तावना को लेकर। किसने क्या कहा है यह जान लीजिए आप। पहला कथन है, आप देखेंगे M.A. पालकीवाल ने क्या कहा? प्रस्तावना संविधान ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। क्या है? परिचय पत्र है। अलाद कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का एक विचार है। क्या है? दीर्घकालिक सपनों का एक विचार है। किसने कहा था? अलाद कृष्णा स्वामी अय्यर ने। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। किसने कहा था? डॉक्टर दास भार्गव, डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव ने कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। यहां पे हम प्रश्न आपसे करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की किस अनुच्छेद को, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा है? आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान का पवित्र दस्तावेज है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग रट डालिए इसको, यह हर एग्जामों में लगभग पूछा जाता है। यह किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो पवित्र दस्तावेज है। और डॉक्टर K.M. मुंशी, ये दोनों लोगों का लगभग मिलता है कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली या जन्म पत्री है। ये किसने कहा है? डॉक्टर K.M. मुंशी के द्वारा कहा गया है। तो ये कुछ प्रमुख कथन है जो प्रस्तावना से बनते हैं। और यहाँ पे हमने देखिए लिख भी दिया है, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया कि यह संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 क्या है? भाग 3 में है, फंडामेंटल राइट्स में है। ये क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिनियम, जिसके तहत हम अपने अधिकारों के हनन होने पे सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि हमें जो संविधान के द्वारा अधिकार मिले हैं उन अधिकारों का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है, वो अधिकार हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो संविधान से हर बार प्रस्तावना से पूछे गए हैं, वो प्रश्न क्या हैं? आइए देख लेते हैं हम लोग। ये कुछ MCQ प्रश्न हैं जिनको आप लोग कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर दीजिएगा। ठीक है, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। और हमारा यह पूरी आशा और विश्वास है कि इससे बाहर आज तक लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और एक दिवसीय परीक्षाओं में इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनते, इससे ज्यादा प्रश्न बन नहीं सकते। आइए चलिए, तब तक के लिए नई क्लास के लिए आप सभी लोगों को इंतजार करिए। हमारी नई क्लास होगी, वो आप लोगों की भूगोल की होगी, विश्व भूगोल की, उत्तरी अमेरिका के बारे में कल क्लास आप लोगों को मिल जाएगी। ये कुछ प्रमुख प्रश्न हैं, देख लीजिए आप लोग। ये दूसरा है, ये 4 प्रमुख प्रश्न हैं जिसको आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।